इसमें खाली एक कंडीशन ये है, आपको ये लास्ट लाइन ध्यान से देखना रहेगा कि ये जो भी इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है, उसमें खाली एक कंडीशन वो है कि उसका इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बिल रहेगा वो उसका अगर कम आया रहेगा, समझो इंटरेस्ट का जो पेमेंट किया रहेगा उसने उसने 1 करोड़ का लोन लिया है, उसके 1 करोड़ के ऊपर 5 लाख रुपए उसको वापस मिल सकता है। तो लेकिन उसका 5 लाख का अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आया रहेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जितना भी आया रहेगा उतना तक मैक्सिमम उसको पैसा वापस मिलेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल या 5% विच एवर इज लोअर, वो उसको पैसा वापस मिलेगा। जनरली आप देखोगे तो सब जगह पे मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी का बिल इंटरेस्ट कॉस्ट से ज़्यादा ही आता है, तो इसके लिए वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जस्ट कंडीशन है, वो कंडीशन की जानकारी आपको होनी जरूरी है, क्योंकि वो कभी भी कोई भी बोलेगा कि भाई मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना ही आता है, तो उससे मेरे को कुछ फ़र्क पड़ सकता है क्या। तो उस टाइम पे आपको बोलना है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर कम आता है तो वो 5% से अगर आपका कम आता रहेगा तो थोड़ा आपको कम मिलेगा बेनिफिट। तो फर्स्ट हो गया जीएसटी से बेनिफिट मिलेगा, सेकंड हो गया इंटरेस्ट से मिलेगा, फिर थर्ड उसको बेनिफिट मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का बेनिफिट खाली ये स्पेशल जो एरिया है उन लोग को मिलेगा, सी डी प्लस, नो इंडस्ट्री एरिया, नक्सलाइज्म एरिया, एस्पिरेशनल एरिया और विदर्भा वाला जो भी है, तो वो सब एरिया में बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब एरिया में जो लिखा है वो हिसाब से आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का भी एग्जाम्पशन मिलेगा। अभी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या होती है, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी परचेस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बिल आता है आपको, तो उसके ऊपर एक ड्यूटी लगता है। वो होता है 10%, 15%, 12%। आपके इंडस्ट्रियल जो लोकेशन है वो हिसाब से अलग अलग रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं। पूना में जाएंगे तो पूना में 12% है, मुंबई में है 15% तक होता है, फिर औरंगाबाद में जाएंगे तो उधर 7%, 8% होता है। तो ऐसा अलग अलग एरिया वाइज उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी गवर्नमेंट चार्ज करती है। जो डिस्कॉम बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नक्की करता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगेगा। वो कुछ जो भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगा रहेगा, जितना भी लगा रहेगा, 7%, 10%, 15%, 20% जो भी लगा रहेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी उसको नहीं लगेगा। नेक्स्ट जितने भी साल का उसको बेनिफिट मिलने वाला है, 7 साल या 10 साल, तो उतने साल तक उसको इलेक्ट्रिसिटी का भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, उसको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी उस पर नहीं लगेगा। तो वो भी उसको बेनिफिट होगा एक्स्ट्रा कि भाई उसको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी माफ़ की जाएगी, उसको एग्जाम किया जाएगा। ग्रुप ए और बी के जो भी रहेंगे तो उन लोग को भी, अगर वो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, 100% एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसने ये पीएसआई में बेनिफिट लिया है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बना रहे प्रोडक्ट, कंप्यूटर, लैपटॉप, वो सब हो गया, वो बना रहे, तो उस टाइप का कोई भी रहेगा, तो वो लोग को भी सबको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का बेनिफिट मिलेगा, उसका भी एग्जाम्पशन मिलेगा। तो उसको उसका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समझो, 5 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी होती है, 5 रुपया पर यूनिट चार्ज लगता है, तो 5 रुपए के ऊपर 10%, मतलब उसको 50 पैसा, 50 पैसा उसको माफ हो जाएगा, उसको भरना नहीं पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट कितना कम आ जाएगा। तो आप उसको वो फायदा दिखा सकते हैं कि भाई तेरा ये इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट भी उसमें कम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, ये बेसिकली ये सारे के सारे सब्सिडी का बेनिफिट उसको लेने के पहले उसको बताना चाहिए कि भाई ये सब तुम्हारा जो बेनिफिट होगा उससे आपका ऑटोमेटिक कॉस्ट जो है, प्रोडक्ट का कॉस्ट है, वो नीचे आ जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो तुम्हारा जो बाकी का जो कॉम्पिटिटर है, बाकी का जो आपका कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिशन में बाकी जो आइटम बेच रहे हैं उन लोग से कॉस्ट आपका कम हो जाएगा, तो आपको बेचने में दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली वो बेच पाएगी। तो साल का अगर 5 से 7% उसको एक्स्ट्रा मुनाफा होता है। अब अब मैंने जैसे बताया कि कोई भी समझो 80% सब्सिडी मिलता है, मतलब क्या होगा, 10 साल में 80% मिल रहा है, मतलब आपको हर साल 8% सब्सिडी मिल रहा है। 8% सब्सिडी मतलब आपको 8% आपका मुनाफा एक्स्ट्रा हो गया सीधा का सीधा। 8% अगर प्रॉफिट आदमी का ज़्यादा बढ़ जाएगा तो 100% वो दूसरे आदमी से इजीली प्रोडक्ट बेच पाएगा, माल बेच पाएगा। वो महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया में आराम से माल बेच पाएगा, इजीली वो सेल कर पाएगा। तो ये सब चीज़ आपको उसको समझाना है, बताना है, तो वो इजीली मानेगा कि हाँ मेरे को ये स्कीम में एप्लीकेशन करना है करके। फिर इसमें हो गया स्टैम्प ड्यूटी का वेवर। तो स्टैम्प ड्यूटी जो भी लगता है, अभी स्टैम्प ड्यूटी आपको सबको पता रहेगा, कोई भी अगर गाला परचेस करता है, लैंड परचेस करता है, या आपके इवन बैंक लोन में भी, तो बैंक लोन में भी जो स्टैम्प ड्यूटी लगता है, तो वो भी अगर बड़ा अमाउंट होगा तो उसका भी उसको वेवर मिल सकता है। तो उसके ऊपर भी उसको स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज पेमेंट नहीं करना है, स्टैम्प ड्यूटी उसको एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो कोई भी समझो 1 करोड़ का लैंड ले रहा है, तो उसके ऊपर 5 से 6 लाख रुपए, 5% से 6% उसको
स्टैम्प ड्यूटी लगता है, तो वो स्टैम्प ड्यूटी का भी एग्जम्पशन मिलेगा, उसका भी उसको भरना नहीं पड़ेगा, वो स्टैम्प ड्यूटी का उसको माफ़ हो जाएगा। तो ये अपने को सबसे पहले जब भी अगर कोई नया प्रोजेक्ट आता है, सबसे पहला अपने को देखना है कि वो नया गाला या नया जगह कुछ भी ले रहा है, तो उसको अपन सबसे पहले बोल सकते हैं कि तुम्हारे को मैं स्टैम्प ड्यूटी का एग्जम्पशन करवा सकता हूँ, स्टैम्प ड्यूटी का वेवर करवा सकता हूँ, स्टैम्प ड्यूटी आपको भरना नहीं पड़ेगा। तो आपका 5 से 6 लाख रुपया, समझो 1 करोड़ का जगह है तो 5 से 6 लाख रुपया, अगर 50 लाख का जगह है तो 2 से 3 लाख रुपया तो उसका बच जाएगा। तो सीधा का सीधा उसका सबसे पहला कंपनी स्टार्ट करने से पहले ही उसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो स्टैम्प ड्यूटी वेवर जो है वो अपना सबसे पहला काम रहेगा। जैसे ही आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है उसको तुरंत समझाना है, बताना है कि भाई आपको स्टैम्प ड्यूटी का वेवर मिल सकता है इमीडिएटली। तो ये अपने को सबसे पॉइंट ऑफ फर्स्ट कॉन्टेक्ट रहेगा, पॉइंट ऑफ फर्स्ट काम रहेगा कि उसको अपने को स्टैम्प ड्यूटी का वेवर ला के देना है। फिर पावर टैरिफ सब्सिडी, पावर से भी उसको जो इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी पहले अपन ने देखा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी पे लगती है। तो अभी ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में भी उसको फायदा होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी उसको 1 रुपया कम हो जाएगा अगर वो मराठवाड़ा, विदर्भा, नॉर्थ महाराष्ट्र, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में है। तो उसको 1 रुपया, मतलब समझो 5 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको खाली 4 रुपया ही आएगा, तो उसको 1 रुपया कम हो जाएगा, तो ये उसका फायदा हो जाएगा। तो उसको 1 रुपया कम होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको इजीली उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो जाता है। इसके अलावा कोई भी अगर अलग एरिया से है तो उसको 50 पैसा पर यूनिट कम हो जाएगा। तो 3 साल के लिए ये बेनिफिट मिलेगा उसको, 3 साल तक उसका इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम हो जाएगा। तो ये चौथा बेनिफिट है। फर्स्ट हो गया जीएसटी में फ़ायदा मिलेगा, सेकेंड हो गया इंटरेस्ट में फ़ायदा मिलेगा, थर्ड हो गया इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में फ़ायदा मिलेगा, फिर स्टैम्प ड्यूटी का वेवर हो जाएगा, और फिर पावर टैरिफ सब्सिडी मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी रेट में उसको कम हो जाएगा। लेकिन ये सब जो भी है वो सब नए यूनिट के लिए मिलेगा, जो भी नया यूनिट स्टार्ट करता है उसको बेनिफिट ये सब मिलते हैं। अभी जो भी एक्सपांशन कर रहा है, जो भी एडिशनल नया कैपेसिटी बढ़ा रहा है, जो जिसका ऑलरेडी करंट एग्जिस्टिंग काम चालू है, तो वो सारे लोगों को ये एडिशनल एडवांटेज मिलते हैं। वो लोगों को ये जो बाकी के एडवांटेज है, पावर का है, स्टैम्प ड्यूटी का है, स्टैम्प ड्यूटी का मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का है और इंटरेस्ट का है, तो उनको जो भी एक्सपांशन वाले हैं तो उसको इंटरेस्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का और पावर का, ये 3 चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको सीधा का सीधा ये एक्स्ट्रा बेनिफिट इधर ये सब मिलेंगे। तो आपको वो ध्यान रखना है कि जो भी एक्सपांशन में जा रहा है उसको बेनिफिट थोड़े अलग है, और जो न्यू यूनिट है उसका बेनिफिट थोड़ा अलग है। तो इसके लिए हमने सिंपल हमारा जो ये एक्सेल शीट है उसमें ही हमने ये पूरा बाइफर्केशन दे दिया है कि उसको बेनिफिट किस में किधर क्या मिलेगा। कि समझो अगर न्यू यूनिट बना रहा है तो न्यू यूनिट वाले को बेनिफिट उसको जीएसटी से कितना मिलेगा, उसको इंटरेस्ट से कितना मिलेगा, इधर ऑटोमेटिक उसका एक कैलकुलेशन अंदाज से आ जाएगा कि उसको समझो 4 लाख का जीएसटी का, टोटल 4 लाख का उसको फ़ायदा लेना है, उसका 50 लाख के इन्वेस्टमेंट में उसको 40 लाख का टोटल फ़ायदा मिलेगा, 10 साल में फ़ायदा मिलेगा। तो 4 लाख का जो उसको फ़ायदा लेना है वो 4 लाख में उसको कैसे वो ले सकता है। तो समझो वो बैंक लोन उसने लिया है 25 लाख का, तो आप इधर जैसे बैंक लोन का अमाउंट डालेंगे तो वो हिसाब से इधर अमाउंट चेंज हो जाएगा। अगर समझो आप 25 लाख का इधर डालते हैं 20 लाख रुपया, तो 20 लाख के ऊपर 5% कितना होता है वो हिसाब से अमाउंट इधर चेंज हो जाएगा। तो 20 लाख के ऊपर 1 लाख रुपया इंटरेस्ट का बेनिफिट हो गया, और बाकी का जो बेनिफिट लेना है उसको टोटल 4 लाख रुपया साल का लेना है, तो उसको इंटरेस्ट और एस दोनों मिला के उसको लेना है। तो एस जो हो गया वो बाकी का 3 लाख वो एस से ले सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो मैक्सिमम है, इंटरेस्ट में क्या है 5%, उसने 20 लाख का लोन लिया है, 5% के हिसाब से उसको 1 लाख रुपया मैक्सिमम मिलेगा, उसके ऊपर तो उसको मिलेगा नहीं। तो बाकी का उसको कैसे रिकवर करेगा वो 4 लाख में से, तो 4 लाख में से बाकी का जो रिकवर करना है तो वो एस जो भी उसने भरने का आएगा उसका पैसा उसको वापस मिल जाएगा। प्लस फिर उसके अलावा उसको और क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो इसमें सारा का सारा लिखा रहेगा। ये सिर्फ एक पेज, 1 पेज आपको क्लाइंट को प्रॉपर डिटेल डाल के आपको देना है, उसको बताना है कि तू तेरा कौन सा लोकेशन है और कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला है, वो मेरे को क्लियरली बताओ, डिटेल दो, और कितना लोन रहेगा। वो अगर 3 चीज़ आपको मिल गया तो आपको ये डिटेल ये सिंपल ये एक्सेल शीट में डाल दिया तो आपको ऑटोमेटिक ये सब जवाब नीचे आ जाएगी उसके हिसाब से
कि आपका जो भी एरिया रहेगा तो वो एरिया में आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कितने साल तक एग्जम्प्ट रहेगा, कितने साल तक आपको नहीं भरना है, वो लिखा रहेगा। अगर आप ये एरिया जैसे ऊपर चेंज करेंगे, अब अगर समझो कोई ऊपर या औरंगाबाद की जगह पे नासिक डालता है, इधर मैं चेंज करता हूँ, नासिक कर देता हूँ, तो नासिक जो है वो बी कैटेगरी में आ गया, उधर 30% मिलता है, 30% का 60%, 7 साल में मिलेगा। तो उसका ऑटोमेटिकली इधर एग्जम्पशन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का नहीं मिलता है, वो उधर नहीं मिलेगा। तो ये सब ऑटोमेटिक इधर जवाब आ जाएगा कि उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा कितना मिलेगा। और लास्ट में टोटल लिखा हुआ रहेगा कि आपका टोटल पैकेज के ऑफ इंसेंटिव में इतना सब्सिडी मिलेगा आपको। तो ये क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है, इसमें आपको दूसरा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आपको पूरा का पूरा जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर देने के लिए आपको जो हम अभी समझा रहे हैं वो आपको समझ के रहेगा, तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। क्योंकि ये सिंगल पेज आपने क्लाइंट को दे दिया तो उसको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि मेरे को हर साल कितना सब्सिडी मिलेगा। मेरे को 7 साल में टोटल सब्सिडी लेना है, 15 लाख मेरे को लेना है, तो एक साल में मेरे को 2,14,000 रुपया पैसा वापस गवर्नमेंट से मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन आप उसको दे देंगे तो उसको ईजी हो जाएगा समझने में, वो आपको ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं करेगा, उसको पता चल जाएगा कि इतना मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है। वैसा ही अगर कोई एक्सपांशन में जाता है तो एक्सपांशन का ही दूसरा अलग से एक्सेल दूसरा बाजू में शीट रहेगा, वो एक्सपांशन में आप जाके दिखा सकते हैं कि भाई उसमें तुमको कितना फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक्सपांशन का समझो अपन औरंगाबाद में रहते हैं, तो औरंगाबाद में कोई है तो उसको 64% मिलेगा, 9 साल में उसको पैसा वापस लेना है। अभी एक्सपांशन में मैंने जैसे मैंने बताया खाली SGST ही मिलता है, उसको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो उसका जितना भी पूरा सब्सिडी लेना है उसको समझो, तो पूरा का पूरा वो SGST से उसको वापस मिलेगा। और उसके अलावा उसको क्या मिलेगा, एक तो SGST का बेनिफिट तो उसको मिलेगा ही, उसके अलावा उसको ये सारे जो भी बेनिफिट है। सॉरी, उसको ये सारे के सारे एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे अगर एक्सपांशन में कोई जाता है। ये बहुत अच्छा स्कीम है। एक्सपांशन में आपके आजू बाजू ऑलरेडी बहुत सारे ऑलरेडी जिसका काम चालू हो गया, जिसका फैक्ट्री लग चुका है, तो उसको जाके आप बता सकते हैं कि हम आपको ये सारा सब्सिडी ला के दे सकते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग ये सब्सिडी मिल सकती है। अगर कोई भी नया उसने मशीनरी लिया है, समझो पुणे एरिया में कोई है तो उसमें पुणे एरिया में ऑलरेडी फैक्ट्री चालू है उसका, तो उसको वो बोल सकते हैं कि भाई आपको ये एडिशनल 25 लाख रुपये हम लोग सब्सिडी ला के दे सकते हैं। जो भी उसने मशीन लिया रहेगा मशीन का 5%, नया मशीन समझो कोई भी टेक्सटाइल वाला यूनिट है, टेक्सटाइल वाले ने नया मशीन लिया है, तो उसका 50 लाख का मशीन रहेगा, तो 50 लाख के ऊपर 5% मतलब 2.5 लाख रुपया होता है, तो 2.5 लाख रुपये का उसको सब्सिडी मिल सकता है। उसने अगर 1 करोड़ का मशीन डाला रहेगा तो उसको 5 लाख रुपया, तो ऐसा करके उसको 5% तक सब्सिडी, उसका नया मशीन जो भी ओनली मशीन, उसमें उसको दूसरा कुछ भी नहीं करना है, उसने लैंड बिल्डिंग कुछ भी नहीं लिया है, जगह नहीं लिया है, तो कोई इश्यू नहीं है। एक्सपांशन वाला प्रोजेक्ट है तो उसमें सीधा का सीधा उसने एक मशीन लिया है सिंपल, तो उसको 5% सब्सिडी मिल सकता है, तो 25 लाख रुपया ये सब्सिडी उसको हो सकता है। ये सारे के सारे एरिया में है, इसमें कोई भी बारफिकेशन नहीं है। अब बी कैटेगरी हो या ए कैटेगरी हो या सी हो डी प्लस हो, किधर भी हो, तो आपको ये सारे के सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। इसमें मैक्सिमम लिमिट बताया गया है, मैक्सिमम कैप है कि आपको इक्विपमेंट लिया है तो 25 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा एग्जिस्टिंग वाले को। फिर सेकेंड है क्वालिटी सर्टिफिकेशन, मतलब ISO का सर्टिफिकेट आपने अगर लिया है, ISO का सर्टिफिकेट होगा, तो उसका जो सर्टिफिकेशन का जो चार्जेस रहता है सर्टिफिकेट लाने के लिए, उसको ISO लेने के लिए उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो उसका जो भी उस खर्चा हुआ रहेगा उसका 75%, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का उसको फायदा हो सकता है। तो 75% 1 लाख तक का फायदा। फिर थर्ड है उसने क्लीनिंग प्रोडक्शन, मतलब क्लीनिंग करने के लिए, उसका फैक्ट्री में क्लीनिंग करने के लिए कुछ भी इक्विपमेंट लिया है, मशीनरी लिया है, ये सब आपको टेक्निकली थोड़ा है, आपको सीधा का सीधा कंपनी वाले को पूछना है कि आपने इसके कैटेगरी के अंदर कुछ भी परचेस किया है क्या, इसका कोई भी मशीनरी आपने लिया है क्या, इस टाइप का आपने कुछ भी आइटम खरीदा है क्या, इस टाइप का आपने एक्सपेंस कुछ किया है क्या, वो बताएगा सीधा सामने से कि हाँ मेरा ये है ऐसा है। तो अपने को सीधा बता सकते हैं कि भाई ये देखो आपका टोटल बिल इतने का है, 25 लाख का बिल है, तो इसके ऊपर ये कैटेगरी में आपका इतना अमाउंट का सब्सिडी मिल सकता है। तो आपके पास ये सिंपल, ये सब आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। हमारे जो एक्सेल शीट है उसमें आपको पूरा का पूरा नीचे डिटेल दिया है,
उसमें आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई आपका और ये कुछ भी आपने अगर परचेज किया है या कुछ भी आपका खर्चा है एडिशनल इक्विपमेंट फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, तो उसका 5% के हिसाब से आपको मिलेगा। आपको ऊपर मशीन का अमाउंट डालना है तो ही आपका ये इधर ऑटोमेटिक जवाब आएगा। आपने ऊपर मशीन का वैल्यू अगर इधर जो मशीन का वैल्यू है प्लांट एंड मशीन इधर 4 करोड़ डाला है, तो 4 करोड़ का 5% के हिसाब से इधर 20 लाख रुपया होता है। तो आपको ये एक्सेल शीट रिफर करना है, आपको ये एक्सेल शीट हम लोग भेजेंगे, उसमें आप एक बार आप आपके हिसाब से सब देखना ट्राई करना, तो आपको समझ में आएगा कि किस में क्या है। ये जो एक्सेल शीट में जो दिया है न्यू यूनिट और एक्सपांशन, वो दोनों का मिला के उसमें जो जो नीचे लिखा हुआ है वो सारी की सारी सब्सिडी, सारी की सारी बेनिफिट उनको मिल सकती है। इसके लिए ये एक पेज आपको उसको देना है प्रिंट आउट निकाल के, या इसका पीडीएफ करके आप उसको मेल कर दीजिए। ये एक्सेल शीट उसको मत भेजिए, ये एक्सेल शीट आप भेजेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, तो आपको वो वापस से फ़ोन करेगा। तो आप ये एक्सेल शीट कभी भी किसी को शेयर मत कीजिए, किसी को भी मत दीजिए। ये अपना स्पेशल आइटम है, प्रोडक्ट है, तो इसमें आप आपका डिटेल डालिए और सीधा प्रिंट आउट निकालिए या उसको पीडीएफ कीजिए। स्ट्रेट एंड सिंपल चीज़ है, इसको पीडीएफ करके उसको मेल कर सकते हैं। तो आपको आपके पास भी एक रिकॉर्ड में आ जाएगा कि ये आदमी ने कितना नया काम करना है, ये आदमी का कितना नया इन्वेस्टमेंट है, वो आपको भी ध्यान में रहेगा। एक मिनट। हाँ, फिर ये हो गया मेन, बेसिकली जो भी एक्सपांशन में जाते हैं उसके लिए बेनिफिट हो गया। और अभी किसी को अगर कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। हेलो हाँ सर जी, ये जो अपना पावर टैरिफ सब्सिडी है, 50 हाँ पैसा या 1 रुपए, ये हाँ। कैसे मिलेगा? यूनिट वन कैसे इसमें मिलेगा? कैसा है कि ये सबका उनको पेमेंट करना है पहले, नॉर्मल जो भी उनका रहेगा बिल जो भी आता रहेगा वो सब उनको नॉर्मली रेगुलर पेमेंट जैसा करते हैं वैसा करना है। ये ईयर एंड में अपने को क्वार्टरली क्वार्टरली 6 मंथली और ईयर एंड ऐसा अलग अलग टाइमलाइन रहता है, तो वो हिसाब से उसको अपने को एप्लीकेशन करेगी उसका। और उसका जो भी टोटल बनता रहेगा, समझो उसका पावर टैरिफ का इतना हो रहा है, उसका इंटरेस्ट का इतना हो रहा है, उसका जीएसटी का इतना, सारा का सारा अपन एप्लीकेशन उसको करेंगे। और वो एप्लीकेशन करके उसका टोटल अमाउंट बनेगा कि इतना पैसा आपको रिफंड मिलेगा। तो वो अपने को अच्छा बाद में उसके बैंक अकाउंट में टोटल पैसा उसका बैंक अकाउंट में आ जाएगा उसके। तो ये अच्छा अच्छा, मतलब ये पावर टैरिफ भी इंक्लूडिंग है, हाँ एसजीएसटी या हाँ इसमें सब हाँ, इंक्लूडिंग है? सब टोटल मिला के जो भी लिमिट है अपना 80% 60% वो सब टोटल है अपने। अच्छा, हाँ, और ये जो चलो। है एक्स्ट्रा है, ये एडिशनल जो है वो एडिशनल है, वो 80% 60% के अलावा उसके ऊपर ये मिलेगा। तो ये एडिशनल इंसेंटिव है, ये सब उसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसमें, समझो उसने प्लांट एंड मशीनरी का नया कुछ इक्विपमेंट लिया है तो उसको एक्स्ट्रा 5% मिलेगा, उसको 80% या 64% जो भी है वो तो अलग से मिलेगा ही, उसके अलावा इसके ऊपर भी उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये एडिशनल वर्ड जो लिखा है वो एडिशनली है, मतलब एक्चुअल एक्स्ट्रा मिलेगा उसको। तो उसको बोल सकते अच्छा हैं कि भाई ये भी आपको एक्स्ट्रा दूसरा अलग से और मिलेगा, वैसा है। और ये तो हेलो हाँ हेलो। हाँ बोलिए। अच्छा, ये एक्सपांशन का जरा समझ में नहीं आया। एक्सपांशन का जो बेनिफिट है ना, तो हाँ जैसे 80% आपने जैसे बोला, हाँ 80+ को 80% है, हम्म, वापस 40% सी को है, डी को बराबर। 50%। तो इसका कैलकुलेशन कैसा होता है ये एक्सपांशन का बेनिफिट का? हाँ हाँ, तो एक्सपांशन को भी सेम आपको ऐसा ही, ये जो रेट है ना वो हिसाब से ही आपको देखना है, और उसके ऊपर आपको 80% का परसेंटेज लगाना है। ये परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज लगाना, 30% पे 80%, 40% पे 80%, 50% पे 80%। तो आपको सब पे 80% का अमाउंट मतलब फॉर्मूला डालना है। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो हाँ 40% मतलब 40 लाख का ये हो गया, तो हाँ उसका 40 लाख का 80% ऐसा? यस हाँ, 40 लाख का 80%, तो 32 लाख हो गया। तो उसको 32 लाख के ओके। फायदा मिलेगा बस। वो 32 लाख तो वो अच्छा, मिलेगा, उसके साथ में उसको एक्स्ट्रा ये दूसरा भी मिलेगा, ये ये जो भी है। एक्सपेंशन के बेनिफिट। हाँ हाँ, एक्सपांशन में उसको ये भी एक्स्ट्रा मिलेगा 5%, 25 लाख तक 5% मिलेगा,
क्वालिटी ISO का सर्टिफिकेट लिया तो उसका 1 लाख मिलेगा, क्लीनिंग प्रोडक्शन के लिए कुछ लिया तो उसका 5 लाख। पेटेंट, ये बहुत अच्छा चीज़ है, पेटेंट के अगर उसने करवाया है, लोकल इंडियन पेटेंट है तो 10 लाख तक मिलेगा, इंटरनेशनल पेटेंट तो 20 लाख तक मिलेगा, वाटर ऑडिट करवाया तो 1 लाख मिलेगा, एनर्जी ऑडिट करवाया तो 2 लाख मिलेगा। तो ऐसा अलग अलग उसको एक्स्ट्रा ये भी पैसा मिलते जाएगा, तो ये एडिशनल बेनिफिट उसको। ये कभी मिलता है फिर ऐसा 74% कॉस्ट ऑफ ऑडिट ये लिमिट? सब अपने को जैसे उसका खर्चा हो गया तो तुरंत अपने को एप्लीकेशन करना है कि ये सब हमारा खर्चा हो गया है, तो अपन अप्लाई करेंगे तो अच्छा, उसका सैंक्शन आएगा और उसको पैसा उसके अकाउंट में वापस आ जाएगा, वैसा। सर ये अरे जो आपने एक्सेल शीट बनाया हुआ है, हाँ, ये मोबाइल पे भी रन होता है क्या? ये देखो अभी एक्सेल बेस्ड है, तो मोबाइल अभी आपके मोबाइल में अगर ये रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहेगा तो वो रन होगा। अच्छा, हाँ, वो लेकिन ऐप जैसा नहीं बनाया क्या नहीं, आपने? ऐप जैसा नहीं है, क्योंकि ऐप में वो सब उतना डिटेल कैप्चर नहीं कर पा रहे। एक्सेल में क्या अच्छा, है, वो फॉर्मूला बहुत सारा उसमें डालना पड़ता है, हाँ, इसके लिए बराबर। तो आपको खाली एक बार कंप्यूटर चालू करके वो करना है बस, तो अपना इजी हो जाएगा। मोबाइल एंड्रॉइड में MS ऑफिस है, उसमें रन होता है वो? हाँ, उसमें रन होगा आपका। ठीक। हम्म, और ये हेलो, हाँ। ये 5% जो इंटरेस्ट सब्सिडी जो है ना, हम्म। ठीक है, ये 5% के साथ अभी समझो उनका 7% फॉर एग्जाम्पल चालू है या 8% चालू है, तो अभी 5% को इंटरेस्ट सब्सिडी है, तो वो भी कैसे 7 years में डिवाइड होगा या एक नहीं, ही वो एक टाइम में साथ उनका में मिलेगा। 5%? ये 5% सब्सिडी, ये सारा जो भी पैसे, जो भी ये जो जो सब एडिशनल एडवांटेज है, वो सब एक साथ में मिलेगा उनको। इसमें कोई भी बाइफर्केशन नहीं है कि उसको 7 साल में, 5 साल में, 1 साल में, 2 साल में, ऐसा नहीं। इमीडिएटली जैसा ही आपका इक्विपमेंट आ गया, आपने परचेस कर लिया, मशीनरी ले लिया, समझो आपका 1 करोड़ का मशीनरी है और उसके ऊपर 5% के हिसाब से 5 लाख होता है, तो इमीडिएटली आपको पैसा मिल जाएगा। आपको उसके लिए कोई तो वेट नहीं करना है। आपका नहीं, समझो उसको देखो, मैं नहीं नहीं, उसको देखो अभी ये एक ही टाइम मिलेगा ना 5%, हाँ, एक ही ठीक टाइम, है, एक ही टाइम। मगर उसको जो इंटरेस्ट जो लगेगा अभी नेक्स्ट ईयर भी लगने वाला है 7%, तो तभी नहीं मिलेगा उसको, नहीं मिलेगा। एक ही इंटरेस्ट के लिए बार। नहीं है ये, इंटरेस्ट का नहीं है ये, कैपिटल है। उसने जो परचेज खरीदी करने के लिए जो खर्चा किया है ना, ये लोन, बैंक लोन से कोई रिलेशन नहीं है उसका। ये जो खर्चा उसने खरीदी करने के लिए जो भी किया, मशीन खरीदी करने के लिए उसने 50 लाख रुपए डाला, तो वो 50 लाख का जो मशीन लिया उसने, वो बैंक लोन से लिया या खुद से पैसे से लिया या किधर से भी लिया, तो उसके ऊपर जो भी है उसको 5% गवर्नमेंट वापस देगा। उसका 50 लाख में से 5% गवर्नमेंट वापस देगा उसको पैसा, वैसा है ये, वैसा। सर ओके। ये टब में अपन जो 15% लेते हैं हाँ। CLS में, हम्म। वो लेके इसको इसमें भी जा सकते हैं क्या, 5 हाँ, टक्के ये में? इसमें भी जा सकते हैं, दोनों में जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। यस। अच्छा, मतलब वो लोन से कुछ का उसका ये नहीं है, हाँ, ये सब, इंटरेस्ट ये, सब्सिडी? हाँ, ये सब्सिडी का, ये सब का कोई भी इंटरेस्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। उसमें आपका कुछ भी दिखना नहीं है कि आपने GST कितना भरा या कितने साल तक आप कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं देखना है, ये सीधा का और सीधा लोन बिन का भी कुछ संबंध नहीं है? नहीं, संबंध नहीं। अच्छा। वही तो ढांचा। हेलो। हाँ, नहीं नहीं, अभी 1 करोड़ का नहीं होगा उनका, उसने 5%, 5% किस पे कैलकुलेट होता है मतलब? अभी समझो मशीन का जो मशीनरी। वैल्यू है उसके ऊपर, मशीन के वैल्यू के ऊपर 5%, मशीन जो भी खरीदा उसने, तो मशीन अच्छा, के ऊपर बाकी का कुछ 5%। नहीं ना, बाकी तो का ये कुछ नहीं। लैंड और ये नहीं, सब वो वैसा सब कुछ कुछ नहीं? नहीं, वो सब कुछ अच्छा नहीं। तो वो सब तो आपको ऑलरेडी, ये बाकी का जो है GST वाला है उसमें मिलेगा अच्छा। आपको। हाँ, वो GST वाले में जाना पड़ेगा। तो वो भी कैसे B, C, D+ जोन रहेगा, वर्धा रहेगा, विदर्भा रहेगा, मराठा रहेगा, उधर हम्म। मिलेगा आपको। अच्छा। हम्म। अगर ए कैटेगरी के जोन में आता है तो आपको ये 5% वाला सब्सिडी बहुत अच्छा है, वो सब जगह पे आप जाके बता सकते हैं। पुणे हो गया, पुणे के आजू बाजू का एरिया जो भी है, मुंबई के आजू बाजू का जो है, नवी मुंबई है, पालघर है, तो पालघर के एरिया में वो सब जगह पे आपको ये 5% का बहुत इजीली आपको क्लाइंट मिल जाएगा, क्योंकि उधर बहुत सारा नया नया लोग मशीन खरीदते रहते हैं। तो उनको 25 लाख का सब्सिडी अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है उनके लिए काम। तो पुणे, पालघर, नवी मुंबई, थाने, वो सब एक कैटेगरी में जो आते हैं, उधर आप इजीली बोल सकते हैं कि भाई आपको ये मिलेगा। बाकी सब एरिया में तो आपको जनरल कैटेगरी में मिलने वाला ही है, उसके अलावा भी ये 25 लाख मिलेगा, तो उसको तो और एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो बहुत अच्छा स्कीम है उनके लिए, तो जो आप विदर्भा है, मराठवाड़ा, उधर से जो भी है, उनके लिए तो बहुत अच्छा स्कीम है ये। और ये मुंबई के लिए नहीं मिलेगा ना ये? नहीं, मुंबई में मुंबई नहीं की। मिलते है।
फिर इसके अलावा ये हो गया। अब ये लार्ज स्केल का तो ठीक है, वो उसमें उतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। पहले अपन एमएसएमई का ये समझ लिया है, वो मेन है। तो ये पूरा का पूरा पीएसआई स्कीम का मेजोरिटी पार्ट अपन ने कवर कर लिया कि कैसे बेनिफिट मिलता है। ये एलएसआई वाला आपको प्रेजेंटेशन हम लोग भेज देंगे, तो ये आप देख सकते हैं एलएसआई का भी। लेकिन मेन अपने को भी टारगेट करना है कि एमएसएमई को ही टारगेट करना, 50 करोड़ तक अपना जो है वो एमएसएमई में आता है। उसके ऊपर रहेगा तो वो भी कर सकते हैं, उसका भी अपन बेनिफिट दे सकते हैं। फिर इसमें मेन चीज़ ये देखना है आपको कि ईयरली, कि समझो अभी आपका जो भी बेनिफिट हो गया वो ईयरली जो भी कैप आता है, कि समझो उसको 4 लाख साल का पैसा वापस मिलने वाला है, तो वो 4 लाख का मैंने जैसे बताया, वो 4 लाख का 4.5 लाख भी नहीं ले सकता है, उसको मैक्सिमम 4 लाख तक ही मिलेगा। और अगर समझो उसका कम काम हुआ और वो बोलता है कि मेरा 3 लाख तक का ही बेनिफिट बन रहा है, तो उसको जो बाकी का डिफरेंस का 1 लाख रुपया है वो उसका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, उसको नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा, उसका वो खत्म हो गया, वो साल का उसका बेनिफिट चला गया। तो ये ईयरली कैप उसको बोलते हैं। ये जो अपन ने एक्सेल शीट में जो देखा उसको वो ईयरली कैप बोलते हैं, कि भाई उसको मैक्सिमम जो है वो खाली उसको टोटल मिलेगा, वो मैक्सिमम ये ईयरली कैप बन जाएगा। ये जो 1 लाख इधर जो पर ईयर सब्सिडी अवेलेबल जो है, वो उसका पर ईयर का अमाउंट फिक्स हो जाएगा। ये अभी 2,14,000 है, उसने अगर क्लेम नहीं कर पाया, वो साल में समझो उसका इंटरेस्ट का अमाउंट कम आ रहा है या उसका जीएसटी का अमाउंट कम हो रहा है, उसका हिसाब से 1 लाख ही बन रहा है, तो वो 1 लाख तक ही क्लेम कर पाएगा। उसका बाकी का 1,14,000 जो रहेगा वो उसका लैप्स हो जाएगा, वो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका वो बेनिफिट उतना चला जाएगा बेसिकली। तो ये हो गया। फिर हाँ, अभी प्रोसीजर में जैसे बताया मैंने, अपने को सबसे पहले एप्लीकेशन करना है। जैसे ही उसका फर्स्ट कुछ भी उसने कंपनी फॉर्मेशन किया है या लैंड लिया है या मशीन का एप्लीकेशन किया है या उसने एमपीसीबी का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एप्लीकेशन किया है, तो उसको इमीडिएटली अपने को एप्लीकेशन के लिए डालना है। पीएसआई का एप्लीकेशन उसको इमीडिएटली उसको करना है, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट का पीरियड चालू हो जाएगा। तो अपने को इमीडिएटली उसको बोलना है कि आपका ये सब सब्सिडी देखो, आपको ये टोटल मिल सकते हैं ये हिसाब से, तो आपको उसके लिए एप्लीकेशन अपने को करना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन किया होगा, उसका प्रॉपरली वेरीफाई हुआ रहेगा तो ही उसको बेनिफिट मिलेगा। एप्लीकेशन करने के बाद उसको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आएगा और उसके बाद ही उसको बेनिफिट मिल सकता है। तो अपने को ये इमीडिएटली उसने कोई भी इफेक्टिव स्टेप लिया है कि भाई उसने लैंड लिया है या मशीनरी लिया है, लोन का एप्लीकेशन भी किया है या उसने कंपनी रजिस्टर किया है, तो उसको ये बेनिफिट करने लेने के लिए अपने को एप्लीकेशन इमीडिएटली करना पड़ेगा। फिर जैसे उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो वैसा उसको एक दूसरा एप्लीकेशन करना पड़ता है, उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि आपका प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, तो और उसका सेल बिल, परचेज बिल, ये सब देना पड़ता है। वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको पूरा समझाएगा क्या आपको उनके पास से लेना है। तो वो हिसाब से आपका ये एप्लीकेशन होगा तो उसका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आएगा, फिर उसका बेनिफिट स्टार्ट होगा। फिर उसके पास से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आ गया, ईसी आ गया, फिर उसका ये क्लेम हर साल उसको हर 3 महीने 6 महीने उसका अलग अलग डेडलाइन होता है, तो वो उसको अपने को अप्लाई करके देना पड़ेगा और वो उसके बाद उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में आएगा। ईसी आने से उसका कंफर्म नहीं है कि 100% उसको पैसा मिलने वाला है। पैसा उसको कभी मिलेगा, उसने जब भी जीएसटी का पेमेंट किया रहेगा, उसने इंटरेस्ट प्रॉपरली भरा रहेगा, तो पैसा उसको आएगा। अगर वो इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट करता है या बैंक का लोन नहीं पे करता है, तो गवर्नमेंट उसको पैसा वापस नहीं देती है, उसको गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देगी। जीएसटी का पैसा उसने टाइम पे नहीं भरा रहेगा या वो कुछ भी प्रॉब्लम करेगा, इश्यू होगा उसका जीएसटी का, तो गवर्नमेंट उसका पैसा नहीं देगी। गवर्नमेंट चाहती है कि आपको ये सारा का सारा जो भी है बेनिफिट हम लोग उसको ही देंगे, जो प्रॉपर अच्छे लोग कंप्लायंस प्रॉपरली करते हैं उन लोग को ही बेनिफिट देती है। जो डिले करते हैं या काम जिसने भी बैंक का पैसा डुबाया रहेगा या कुछ भी किया रहेगा पुराना या नया, तो उसको फायदा नहीं मिलता है इसमें। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, अपना सब्सिडी पीएसआई स्कीम का पूरा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग अपन को आज समझ में आ गया कि पीएसआई में क्या कैसे बेनिफिट मिलता है। आप ये जैसे जैसे धीरे धीरे हम आपको ये एक्सेल शीट भेजे के बाद में आप उसमें ट्राई आप डिटेल डालेंगे लोगों का, तो आपको समझ में आएगा कि ये बेनिफिट मिलता है, ये ऐसे मिलता है, ये ऐसे कैलकुलेशन होता है, तो आपको और अच्छा तरीके से आइडिया आएगा। अभी जस्ट आपको एक
थियोरेटिकल नॉलेज आ गया है, अभी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए अभी आपको ये एक्सेल शीट हम लोग अभी भेजेंगे, तभी आप एक्चुअल जो क्लाइंट आपका आएगा तभी उधर जब आप बोलेंगे ला देंगे डिटेल्स तो आपको समझ में आएगा। बाकी अदरवाइज एक्सेल शीट बहुत सिंपल है, उसमें आपको खाली सिंपल डिटेल ही डालना है। हाँ, एक चीज़ आपको बताना रह गया, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर कोई भी फूड या एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट है, खाने का कोई भी आइटम बना रहा है, तो वो उसको सब्सिडी 20% एक्स्ट्रा मिलता है। अभी अपन ने जो देखा कि उसको जनरली अपना सब्सिडी का जो स्लैब है 60 70 80 वाला जो स्लैब है, तो उसका सीधा का सीधा 20% बढ़ जाएगा। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम और उसमें भी वो फूड का आइटम बनाता होगा, समझो चॉकलेट का आइटम बना रहा है या प्रीमिक्स का आइटम बना रहा है या रेडी टू ईट का आइटम बना रहा है, तो खाने का आइटम कुछ भी बना रहा है तो ये जो रेट है 30 40 50 60, तो उसमें उसका 20% और बढ़ जाएगा, मतलब 30% का 50% हो जाएगा, 40% का 60% हो जाएगा, 50% का 70% हो जाएगा। और इधर एलिजिबिलिटी पीरियड जो है उसका, ये पीरियड भी उसका बढ़ जाएगा 1 साल से, तो 7 साल का 8 साल हो जाएगा, 10 साल का 11 साल हो जाएगा। तो ऐसा इसका ये पीरियड बढ़ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम उसको 100% ही मिलेगा, 100% से ऊपर नहीं मिलेगा। जो भी है उसको कोई भी गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट जो है उसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो किया है उसका 100% से ज़्यादा एक भी रुपया गवर्नमेंट नहीं देती है, तो इसके लिए मैक्सिमम उसको 100% तक ही मिलेगा। तो ये एक्सेल शीट में अपना जो है ये फूड प्रोसेसिंग या एग्रो यूनिट जो भी है, अगर वैसा कोई भी रहेगा तो आपको इधर यस करना है। आपने फर्स्ट तालुका सिलेक्ट कर लिया, समझो नासिक तालुका मैंने सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपका फूड प्रोसेसिंग या एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट है, अगर आपने उसमें यस कर दिया तो वो हिसाब से आपका ये परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। तो देखिए अभी जनरल था आपका नासिक था, वो अगर इधर नो करते हैं तो इधर 30% का ही रेट आता है। जैसे ही आप अगर फूड प्रोसेसिंग का करेंगे तो वो आपका सीधा का सीधा 50% पे चला जाएगा, 20 तक का आपका बढ़ जाएगा और 1 साल बढ़ जाएगा। तो वो हिसाब से आपको इधर डिटेल दिखेगा। फिर आपको इधर नीचे क्या लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी का डिटेल डालना है, वो हिसाब से आपने डाल दिया। तो फिर उसके बाद आपने लोन का अमाउंट डाल दिया, तो आपका टोटल सब्सिडी कितना मिलेगा वो ऑटोमेटिक इधर अमाउंट आ जाएगा। जैसे ही आप इधर अमाउंट चेंज करते हैं, समझो मैं इधर अमाउंट चेंज करता हूँ तो मेरा वो अमाउंट बढ़ जाएगा, तो मेरा सब्सिडी का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। पर ईयर कितना मेरे को मिलने वाला है उसका अमाउंट भी मेरा बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मेरे को मैक्सिमम 2,83,000 रुपया पर ईयर सब्सिडी इतना मिलने वाला है। और वो सब्सिडी मेरे को कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट से। समझो मेरा बैंक लोन है तो इंटरेस्ट से मिलेगा, अगर बैंक लोन नहीं भी लिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको ऐसा नहीं है कि सब्सिडी नहीं मिलेगा। अगर खुद के पर्सनल फाइनेंस से अगर पूरा कंपनी खड़ा किया है, उसने मशीनरी लिया है, तो भी उसको बेनिफिट तो मिलेगा। इसमें कोई कंपलसरी नहीं कि उसको कंपलसरी बैंक लोन लेना ही है। ये स्कीम में आपको बैंक लोन लेना कंपलसरी नहीं है, खुद के पैसे से भी वो फाइनेंस करके भी काम कर सकता है। तो वो हिसाब से उसका ये अमाउंट आ जाएगा कि इंटरेस्ट के तरीके से वो कितना ले सकता है, जीएसटी में कितना ले सकता है। फिर उसका हो गया, ये दो चीज़ हो गया। फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कितना मिलेगा, स्टैम्प ड्यूटी कितना मिलेगा, पावर टैरिफ कितना मिलेगा, और लास्ट में कंक्लूजन करके लिखा हुआ आएगा कि इतना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर समझो कोई दूसरा एरिया पकड़ते, नासिक की जगह पे नागपुर का देखना है किसी को, या समझो औरंगाबाद हो गया या नागपुर ले लेते हैं, नांदेड़ या अमरावती, ये सारे के सारे एरियाज है इसमें। होगी गया, एक इसमें
तो अब इसमें से कोई भी एरिया सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन नागपुर में नहीं मिल रहा है। समझो कोल्हापुर कीजिए सर। कोल्हापुर करूँ? तो सोलापुर आ गया। नहीं, कोल्हापुर में आपका कौन सा ये है? कोल्हापुर तो सिटी है, उसमें समझो मैं कोई भी ये पकड़ लेता हूँ, कोल्हापुर का करवीर पकड़ लेता हूँ। करवीर हो गया, शिरोल हो गया, पन्नाला हो गया। शिरोल पकड़िए, डी में है। हाँ, शिरोल पकड़ लेता हूँ। करवीर, हाँ ये शिरोल तो नहीं, शिरोल नहीं है ना वो, शिरोल। शिरोल हाँ, ये कागल, कागल आया, कागल। ये करवीर आया, हाँ ये करवीर है आपका कोल्हापुर का। तो ये कोल्हापुर में आया करवीर। उसमें समझो आपका फूड का आइटम है, एग्रो प्रोसेसिंग आइटम है, यस किया तो वो डी में आता है कोल्हापुर का करवीर। तो उधर 70% बेनिफिट मिलेगा और 12 साल के लिए बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये फूड आइटम है। अगर फूड आइटम नहीं है तो उधर नो करेंगे तो अपने को 50% बेनिफिट मिलेगा, तो 10 साल के लिए बेनिफिट मिलेगा। तो ये करवीर जो है कोल्हापुर का डी जोन में आता है। उससे बेनिफिट के बाद में अपने डिटेल डाल दिया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी का डिटेल डाल दिया, लोन का अमाउंट डाल दिया, तो अपने को ये टोटल सब्सिडी कितना मिलेगा वो मिल जाएगा, और उसको इंटरेस्ट के तरीके से कितना मिलेगा और SGST कितना मिलेगा। तो ये सिंपल ऐसा आपको ये थोड़ा लोकेशन ढूंढ के प्रॉपरली डालना है। और ये जो जो दो सवाल है कि पहला लोक तालुका कौन सा है और कौन सा फूड प्रोसेसिंग या एग्रो प्रोसेसिंग है कि नहीं, वो आप डालेंगे तो आपका ये पूरा कैलकुलेशन उसके बेस के ऊपर ही है। तो वो हिसाब से आपको पता चलेगा कि कितना बेनिफिट उसको मिलेगा। और वैसे ही आपका ये न्यू क्या हो गया, वैसे ही अपना ये एक्सपांशन में आ जाता है। एक्सपांशन में ऊपर पहले लिखा हुआ है कि क्या क्या क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने हैं, क्योंकि ये क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने बहुत ज़रूरी है। वो अगर प्रॉपर हुआ रहेगा तो ही उसको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अभी इसमें भी समझो, अभी इधर भी अपन को जो भी एरिया है वो डालते हैं। इसमें भी समझो वही लेते हैं, नंदुरबार हो गया। नंदुरबार में जाएंगे तो उधर 80% वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है। नंदुरबार में अगर कोई भी डालता है तो उसको 80% सब्सिडी मिलता है। अगर उसमें उसमें उसे फूड प्रोसेसिंग का डाला रहेगा तो उसको 96% तक बेनिफिट मिल सकता है। नंदुरबार, धुले वो एकदम स्पेशल एरिया है जिधर गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा बेनिफिट देती है। उधर एरिया में कोई भी अगर आता है तो उसको बेनिफिट सबसे हाईएस्ट मिलता है। तो वो हिसाब से उसने वो सिलेक्ट कर दिया। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी का डिटेल डाल दिया। तो इधर आपको मिलेगा ऑटोमेटिकली, इधर लिखा हुआ है कि खाली SGST का बेनिफिट है, इंटरेस्ट का सब्सिडी इसमें नहीं मिलेगा। तो आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन या डाउट कुछ भी नहीं रहेगा, इसमें क्लियर कट पूरा लिखा मिलेगा आपको। उसको स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट है वो मिलेगा, फिर उसको एडिशनल में क्या क्या मिलेगा वो भी पूरा का पूरा नीचे लिखा है। तो इसमें से आप उसको पूछ सकते हैं कि आपने ये सब में से कुछ भी आइटम खरीदा है या एक्सपेंस किया है या खर्चा किया है, तो आपको वो हिसाब से ये देखना है। तो उसको बता सकते हैं कि आपने अगर इसमें से कुछ भी खर्चा किया है या एक्सपेंस किया है तो उसका हमको अमाउंट एग्जैक्ट बताइए,
तो एग्जैक्ट अमाउंट बताने के बाद अपन ये परसेंटेज लगा सकते हैं उसको, 5%, 75%, जो भी है वो उसके ऊपर लगाना है, और मैक्सिमम अमाउंट दिखाया है तो वो हिसाब से उसको टोटल सब्सिडी कितना मिलेगा वो उसको अपन अमाउंट निकाल के दे सकते हैं। तो उसको एकदम क्लैरिटी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि भाई मेरे को इतना सब्सिडी मिलने वाला है करके। तो ये पूरा का पूरा हो गया अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव। अभी इसमें आपको किसको भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। खाली उसके बीच में मैं एक अपना डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट का लिस्ट ओपन करता हूँ कि अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने रहेंगे उनके पास से। तो वो भी पूरा एक्सेल में किया बनाया हुआ है अपना। और ये सारा का सारा ये डॉक्यूमेंट का जो रिक्वायरमेंट का लिस्ट है वो अपने वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो कभी भी आपको अगर डॉक्यूमेंट का लिस्ट निकाल के क्लाइंट को देना हो या भेजना हो तो आपको सिंपल अपने वेबसाइट पे जाने का है, www.subsidyandloan.com। जैसे ही आप ओपन करेंगे subsidyandloan.com, तो ये ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको सब्सिडी स्कीम में महाराष्ट्र स्कीम में जाने का है, और महाराष्ट्र स्कीम में डॉक्यूमेंट फॉर एप्लीकेशन, महाराष्ट्र फॉर डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन आपको ये सबको दिखता रहेगा। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये पूरा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी जो जो चीज़ के लिए आपको चाहिए तो ये वो लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव के लिए अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा आपका लिस्ट। ये लिस्ट अभी ओपन हो जाएगा, जैसे मैं ओपन करता हूँ तो ये पूरा का पूरा आपको ये लिस्ट मिल जाएगा वेबसाइट पे से ही। तो आपको किधर भी ढूंढने का या देखने का ज़रूरत नहीं है, सीधा का सीधा अपने वेबसाइट पे गए उधर ही आपको ये डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, उधर से आप ये निकाल सकते हैं। तो ये एक हो गया पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव के लिए। फिर वैसे ही बाकी सब, कोई स्टैम्प ड्यूटी का एग्जाम्पशन अगर किसी को लेना है पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव में तो उसका ये एप्लीकेशन का लिस्ट है। फिर किसी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर बनवाना है, इसमें सबसे मेन चीज़ है पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव में अपने को जो एप्लीकेशन करना है तो उसमें अपने को प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसको बना के देना रहता है। तो वो भी हम लोग इधर से हेड ऑफिस से पूरा बनवा के देंगे, लेकिन उसके पहले आपको जो रिक्वायरमेंट है वो डिटेल आपको लाना रहेगा उनके पास से। तो ये आप जैसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वर्ड फाइल डाउनलोड होगा, और फिर उसमें ये वर्ड फाइल में ये सब डिटेल मांगा है, वो सब डिटेल आपको उन क्लाइंट को देना है। ये लिस्ट आप दोगे तो उसके पास से डिटेल वो भर के देगा, तो अपने का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपन बना के उसको दे देगी। तो ये एप्लीकेशन करने में अपने को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने को सबमिट करना पड़ता है। तो ये डिटेल भी आपको उधर से ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अपना डॉक्यूमेंट का लिस्ट का पूरा इधर आ जाएगा। इसमें ही हम लोग एक्सेल शीट का जो लिंक है वो भी इधर डालने वाले हैं, और अलग से आपको मेल भी कर देंगे वो एक्सेल शीट। तो आपको इजी रहेगा, कभी भी आपको रिफ़र करना है तो आप इजीली रिफ़र कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट के लिए किधर भी जाना नहीं है, सिंपल अपने वेबसाइट पे जाना है और सब्सिडी स्कीम पे क्लिक करना है, उसमें महाराष्ट्र स्कीम में जाना है। महाराष्ट्र स्कीम में महाराष्ट्र के डॉक्यूमेंट के लिस्ट आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो इधर से आपको डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट का लिस्ट ईजिली हो जाएगा। हाँ, अभी किसी को PSI स्कीम के लिए कुछ भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर अभी ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या हाँ, पीएसआई यस, स्कीम के? MSME जरूरी है। MSME में वो उद्यम उद्योग आधार पे, आधार अभी बंद हो गया। हाँ, उद्यम रजिस्ट्रेशन उसको लेना जरूरी है। उद्यम का रजिस्ट्रेशन भी बहुत सिंपल है, वो भी आप जाएंगे वेबसाइट पे तो उधर उसका खाली फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर डालेंगे। खाली उसका मोबाइल नंबर जो है वो उसका लिंक होना चाहिए उसके अपने ये इसके आधार कार्ड से अगर लिंक होगा तो उसको OTP तुरंत आ जाएगा। उसका सब बेसिक बेसिक डिटेल डालना है, उसका कितना फैक्ट्री किधर लोकेशन है, उसका क्या इन्वेस्टमेंट होने वाला है, वो सब उसको डाल के करना है। अगर वो नहीं आता है तो हम इधर से उसको हेल्प करके उसका उद्यम आधार भी निकाल के दे सकते हैं, उसका भी कोई इश्यू नहीं है उसको। तो उद्यम आधार ज़रूरी है। अभी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पे आते हैं वापस से, उसमें क्या क्या लेना है उनको। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में पहले तो आपको उसका लैंड परचेज अगर रहेगा तो लैंड परचेज, गाला है तो गाला, उसका जो भी जगह है रेंट पे है या MIDC में है या जिधर भी है तो उसका उसको बेसिकली वो जगह का उसका अपने को कुछ ना कुछ प्रूफ लगेगा। तो वो लैंड परचेज डॉक्यूमेंट, NA ऑर्डर। अभी सबसे मेन चीज़ ये है, अपने को जिसका भी सब्सिडी करवाना है, जिसका भी एप्लीकेशन करना है, उसको सबसे पहले वो पूछना है कि भाई तुम्हारा जगह इंडस्ट्रियल NA किया हुआ है ना। इंडस्ट्रियल NA नहीं किया होगा तो उसको वापस सब्सिडी नहीं मिलता है। तो उसने उसका जगह अगर उसने समझो एग्रीकल्चर लैंड पे उसने फैक्ट्री बना दिया है तो उसको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसको इंडस्ट्रियल NA मतलब नॉन एग्रीकल्चर लैंड उसने किया होना चाहिए तो ही उसको बेनिफिट मिलता है।
तो उसके लिए अपने को NA ऑर्डर भी लगता है साथ में। फिर उसका 7/12 का जो भी रहता है फैक्ट्री का, तो 7/12 लगता है साथ में। फिर उसका बिल्डिंग फैक्ट्री का प्लान लेआउट, ये सब चीज़ ऐसे आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सब फैक्ट्री वालों के पास, वो जब भी फैक्ट्री बनाते हैं उस टाइम पे वो लोग ने सब ये किया ही रहता है प्रोसीजर। तो अपने को खाली ये सब पेपर खाली कलेक्ट करने हैं, अपने को उसके कोई एप्लीकेशन करने का जरूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। ये लिस्ट आप उनको दे देंगे तो उसमें से उनके बहुत सारे पेपर रेडी रहते हैं, वो उनको खाली उनके फाइल में से निकाल के उनको लेना है। फिर MPCB का, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कंसेंट टू एस्टैब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट, वो सब पेपर आता है। फिर बैंक का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर उसमें बैंक ने सबमिट किया है उसका सैंक्शन लेटर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सैंक्शन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से अपने को पता चलेगा उसको कितना इंटरेस्ट का सब्सिडी मिलेगा। फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन उसका जो भी लेटेस्ट रहेगा वो चाहिए। फिर इन्वेस्टमेंट डिटेल में उसका करंट बैलेंस शीट, अगर उसने कुछ भी बैलेंस शीट बनाया है तो बैलेंस शीट का लेटर लगेगा। पावर का सैंक्शन लेटर अगर उसका कुछ रहेगा वो। तो ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट बहुत सीधा सिंपल एक्सप्लेनेटरी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो आपको उसको देना है, उसको बताना है कि भाई ये सब डॉक्यूमेंट जो भी है वो सब लगेंगे, तो वो उसके पास रहेगा। वो अगर नहीं है कोई भी डॉक्यूमेंट तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो अरेंज करना पड़ेगा। उसके लिए कोई बड़ा इसमें कोई भी पेपर में उसको कोई लंबा प्रोसीजर नहीं करना है, सिंपल है। उसको किधर ना किधर से GST नंबर तो ऑनलाइन उसको रहेगा ही, उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकता है। तो वो सब उसका ऑलरेडी पेपर उसके पास, खाली उसको जमा करना है अपने को और आपको हमारे को भेजना है। तो ये हिसाब से डॉक्यूमेंट उसका लिस्ट है, और वो सब उसको ये सीट इसको ये एक्सेल सीट या उसको वर्ड में दे दिया तो वो भर के अपने को दे देगा। वो आप उसको मेल पे मंगा सकते हैं, पेपर जो भी आप स्कैन करके भी ले सकते हैं, या मेल पे भी ले सकते हैं, या कुरियर भी कर सकते हैं हमको। तो लेकिन आपको वो इंश्योर करना है कि जितने भी इसमें पेपर है वो सब उसको बताना है कि आपको लगेगा ही, क्योंकि ये पेपर इसमें कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, वही सब लिखे हैं। वो सब पेपर रहेंगे तो ही अपना फाइल फटाफट प्रोसेस होता है, क्योंकि पेपर नहीं रहेगा बरोबर से तो फाइल अटकने का चांस ज़्यादा रहता है उसमें। तो ये सिंपल पेपर का लिस्ट है, वो आप किधर जब भी आपको अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप वेबसाइट पे से डायरेक्ट डाउनलोड करके ले सकते हैं। हम लोग आपको जो वेलकम किट भेजेंगे उसमें भी ये पेपर का लिस्ट रहेगा, तो उसमें से भी आप निकाल सकते हैं, तो आपको बार बार डाउनलोड करने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो ये अपना पहला फर्स्ट स्कीम हो गया, पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव। अभी एक छोटा सा जो स्कीम ले लेते हैं और उसके बाद अपना अपना आज का सेमिनार समाप्त करेंगे। वैसा ही जैसा पैकेज स्कीम। हेलो। हाँ। अच्छा, ये पूछ रहा था कि अभी नया कंपनी है, मतलब न्यू कंपनी, तो उसका IT रिटर्न्स का डॉक्यूमेंट लगेंगे? नया नहीं, कंपनी वो तो तो उसका IT रिटर्न होगा ही लगेंगे। नहीं ना। तो डॉक्यूमेंट में IT प्रूफ लगेगा ना, वो तो फिर भी ये होगा, आगे डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो जाएगा। हाँ प्रोसेस हो जाएगा। नया कंपनी है तो उसका IT का रिटर्न नहीं रहेगा, उसका खाली पैन कार्ड चाहिए अपने को। पैन कार्ड होना जरूरी है, पैन कार्ड अप्लाई किया नहीं रहेगा तो उसको बोलना पड़ेगा अप्लाई करना पड़ेगा तुम्हारे को। ओके ओके। तो अभी इसके बाद अपन ये सेकेंड स्कीम पे जाते हैं कि PSI के कनेक्शन में ही ये वाला भी स्कीम है। तो इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है टेक्निकल, बहुत सिंपल है। अपन ने PSI स्कीम समझ लिया तो भी मेजोरिटी अपना काम इजी हो जाएगा, क्योंकि उसके कनेक्शन में ही बाकी सब स्कीम्स है। एक मिनट में जूम करता हूँ। तो ये वुमन एंटरप्रेन्योर्स पॉलिसी, मतलब कोई भी वुमन रहेगी अगर वो कंपनी चालू करती है तो उसको भी गवर्नमेंट स्पेशल बेनिफिट देती है, उसको भी पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव की तरह ही उसको भी एडिशनल बेनिफिट देती है। लेकिन उसका खाली क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, वो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ेगा तो ही उसको ये बेनिफिट मिल पाएगा। ये जो वुमन एंटरप्रेन्योर का पॉलिसी जो है वो स्टार्ट हुआ है 10 नवंबर 2017 से, और वो ख़त्म हो जाएगा 9 नवंबर 2022 को। तो ये 5 साल के लिए है, लेकिन ये मे भी वापस वो लोग रिन्यू करके एक्सटेंड करते हैं हर साल, तो वैसे हर टाइम भी ये रिन्यू होगा, वापस से एक्सटेंड होगा। लेकिन अभी जितने भी अगर कोई भी है उसका अपन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 10 नवंबर 2017 के बाद अगर किसी ने भी स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट तो सबका ये पॉलिसी में कवर कर सकते हैं उसका। लेकिन मेन क्राइटेरिया क्या है वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए, उसका सिंपल 3 क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना ज़रूरी है। 3 क्राइटेरिया में फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि उसका 100% वुमन के नाम पे कंपनी होना चाहिए। उसने अगर प्रोप्राइटरशिप चालू किया है तो वो प्रोप्राइटरशिप उसका वुमन के नाम पे होना चाहिए। पार्टनरशिप अगर चालू किया है तो दोनों पार्टनर लेडीज़ होने चाहिए।
अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू करता है तो उसके सारे के सारे शेयर होल्डर, सारे के सारे डायरेक्टर वुमन होने चाहिए, तो उसको 100% शेयर होल्डिंग बाय वुमन माना जाता है। तो ये अगर वो फुलफिल करता है तो ये पॉलिसी के अंडर वो एलिजिबल हो सकती है। तो लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आज में कोई भी लेडीज़ को काम चालू करना है, उसको फैक्ट्री डालना है, उसको यूनिट चालू करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसमें गवर्नमेंट उनको जनरल स्कीम से, जनरल पीएसआई स्कीम से बेनिफिट एक्स्ट्रा देती है। फिर उसका सेकंड कंडीशन है कि उसको 50% लेडीज़ को एम्प्लॉयमेंट देना है। तो 50% उसको अगर लेडीज़ को एम्प्लॉयमेंट दिया रहेगा तो भी उसको बेनिफिट होगा। और थर्ड है एमएसएमई में आना चाहिए, तो एमएसएमई ही होगी। 50 करोड़ से नीचे का अगर इन्वेस्टमेंट है तो एमएसएमई में आते हैं, तो उसके लिए उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ अगर उसने फुलफिल कर दिया, 100% शेयर होल्डिंग बाय वुमन, तो 100% 100% अपना वुमन के नाम पे कंपनी होना चाहिए, 50% एम्प्लॉयमेंट लेडीज़ को ही देना है और एमएसएमई होना चाहिए, तो उसको ये पॉलिसी के अंडर बेनिफिट मिल सकता है। जैसे अपन ने देखा पीएसआई में क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो वैसे ही इसमें भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सारे के सारे चीज़ के ऊपर उसको बेनिफिट मिल सकता है। फिर थर्ड हो गया उसको कितना बेनिफिट मिलेगा, तो ये देखिए आप, उसको बेनिफिट उसको जनरल पीएसआई से ज़्यादा मिलता है। अगर कोई भी ए कैटेगरी में है या बी कैटेगरी में है, अपन ने देखा कि ए कैटेगरी में बेनिफिट नहीं मिलता है, तो लेकिन लेडीज़ एंटरप्रेन्योर वाला रहेगा, लेडीज़ वाला कंपनी रहेगा, तो भी उसको इसमें बेनिफिट मिलेगा। ये स्कीम में अगर लेडीज़ कोई भी समझो पालघर हो गया या नवी मुंबई हो गया या पुणे का थोड़ा एरिया हो गया, वो सब जगह पे अगर कोई भी फैक्ट्री डालता है और वो लेडीज़ के नाम पे पूरा फैक्ट्री बनाता है, तो उसको 40% तक का सब्सिडी मिल सकता है। मतलब उसने 1 करोड़ का प्लान डाला तो उसको 40 लाख रुपए वापस मिल सकता है। अगर फूड का आइटम है तो उसको 50% तक एक्स्ट्रा मिल सकता, 50% तक उसको सब्सिडी मिल सकता है। कोई दूसरा डी प्लस में है, समझो डी प्लस जो है औरंगाबाद हो गया, फिर नागपुर हो गया, वो सब डी प्लस में आता है तो वो सब जगह पे 80%, 100% मिलता है। तो अपना सोलापुर हो गया, कोल्हापुर हो गया, वो सब भी अपना बहुत सारा एरिया डी प्लस में आता है, तो उधर भी 80%, 100% तक मिल सकता है। तो इस तरीके से वुमन एंटरप्रेन्योर 100% लेडीज़ के नाम पे कंपनी बनाना है और उनको 50% लेडीज़ को एम्प्लॉयमेंट देना है। अगर वैसा रहेगा तो उसके अंदर उनको इतना परसेंटेज का सब्सिडी मिल सकता है। इसमें सेम मैकेनिज्म है सब्सिडी का, एसजीएसटी और इंटरेस्ट। जैसे पीएसआई में मिलता है अपने को एसजीएसटी का रिफंड मिलता है और इंटरेस्ट का रिफंड मिलता है, तो उसी तरीके से इसमें रिफंड अपने को मिलेगा। और उसके ऊपर ये तो जनरल हो गया, 40% तो हो गया, उसके ऊपर अपने को कैपिटल सब्सिडी उसको मिल सकता है एक्स्ट्रा। तो उसको ये एक्स्ट्रा कैपिटल सब्सिडी मिलेगा। अगर ए कैटेगरी बी कैटेगरी में है तो 15% प्लांट एंड मशीनरी का, समझो उसका 50 लाख का प्लांट एंड मशीनरी है तो उसको 7.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिल सकता है। उसका मैक्सिमम 20 लाख तक का लिमिट है, तो ये 20 लाख तक के लिमिट तक वो उसको पैसा मिल सकता है। तो ये एक्स्ट्रा उसको जो अपना प्रीवियस स्लाइड में देखा उसके ऊपर उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, डी प्लस में रेट अलग अलग बढ़ते जाता है, तो 15%, 20%, 25%, 35%, ऐसा उसको एक्स्ट्रा दूसरा बेनिफिट मिलते जाएगा। तो ये सब बेनिफिट उसको मिलेगा। तो बहुत अच्छा स्कीम है लेडीज एंटरप्रेन्योर के लिए। तो अगर कोई भी अगर आपके क्लाइंट में अगर डालता रहेगा, उसको थोड़ा समझा सकते हैं कि अगर पॉसिबल है कि 50% लेडीज़ को एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं और 100% लेडीज़ के नाम पे कंपनी कर सकते हैं, तो उनको ये एक्स्ट्रा सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो 50% तक उसको एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो रहेगा, पीएफ प्रोविडेंट फंड जो उसको भरना है, तो उसका 50% भी गवर्नमेंट उसको वापस पैसा दे देगी, उसको रिफंड कर देगी। तो उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई भी डालता है तो ए कैटेगरी में तो उसको 40% तो इधर नॉर्मल मिलेगा, फूड में है तो 50% मिलेगा, फिर प्लस मशीनरी के ऊपर उसको दूसरा 15% मिलेगा और पीएफ का कंट्रीब्यूशन उसको वापस मिलेगा। तो ऐसा करके उसको 50-60%, 60-65% तक तो उसको पैसा गवर्नमेंट वापस दे देगी। जो नॉर्मल पीएसआई स्कीम में कम मिलता है उसके ऊपर ये मिलेगा। तो एक सिंपल मैकेनिज्म है। कोई समझो वसई में
डालता है जो ए जोन में आता है, तो उससे 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, तो उसको 40% ए जोन में है, मतलब 40% उसको रिफंड मिलेगा, तो 4 करोड़ रुपया उसको वापस लेना है। तो 7 साल में उसको वापस लेना है वो। तो 7 साल का हिसाब से 4 करोड़ डिवाइड बाई 7 साल, 57 लाख रुपया हो गया, 57 लाख। तो 57 लाख उसको कैसे मिलेगा? तो एग्जाम्पल, उससे जीएसटी, उससे समझो 50 लाख का जीएसटी भरा है और उसने इंटरेस्ट भरा है 10 लाख का, तो मैक्सिमम उसको 50 और 10, तो मैक्सिमम उसको मिलेगा 60 लाख रुपया, लेकिन एलिजिबल है 57 लाख तक का ही। तो उसको वो साल में 57 लाख रुपीज़ गवर्नमेंट वापस दे देगा। तो इस तरीके से इसका ये सिंपल कैलकुलेशन है, मैकेनिज्म है। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है। आपको कभी भी अगर ये कैलकुलेशन करना हो तो इस एग्जाम्पल से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको ये स्लाइड और सब हमने भेजा हुआ है और आप वापस से हम आपको भेजेंगे ट्रेनिंग मटेरियल में, वापस से आपको आ जाएगा ये। तो सब आपको ये जितने भी आज के स्लाइड थे, जो भी प्रेजेंटेशन था, जो भी एक्सेल शीट थी, वो सब आपको अपना सेमिनार खत्म होने के बाद आपको सब पूरा एक मेल में पूरा मेल किया बंड जिप फाइल करके भेजा जाएगा। तो आज के लिए एक बार वापस से मैं खाली एक बार रिकैप कर देता हूँ। पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव सिंपल, जो आज आपने देखा, बट ये सिंपल एकदम स्नैपशॉट तरीके से बनाया है, 5-7 स्लाइड का ही स्नैपशॉट है, जो आप क्लाइंट को भी भेज सकते हैं। कभी भी आपको उसको समझाना हो, बताना हो, तो वो जो बड़ा स्लाइड अपन ने देखा वो पूरा का पूरा भेजने का जरूरत नहीं है। ये सिंपल छोटा स्लाइड बनाया है अपन ने, जिसमें आप बता सकते हैं कि 2019 से लेकर 2024 तक ये पैकेज ऑफ इंसेंटिव एप्लीकेबल है। एमएसएमई जो भी है वो 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसको एमएसएमई में आता है। फिर ये अलग अलग एरिया के हिसाब से उनको बेनिफिट मिलता है, वो कौन से एरिया में आता है वो अपने को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसको किसके किसके ऊपर बेनिफिट मिलेगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सबके ऊपर उसको बेनिफिट मिलेगा। जो भी फैक्ट्री के लिए खर्चा करेगा वो सब उसका काउंट होगा, और वो एरिया के हिसाब से उसको परसेंटेज अलोकेट किया है। विदर्भा, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुले को 80% तक बेनिफिट है। बाकी सब एरिया में लोकेशन के हिसाब से 30% से 60% तक उसको फ़ायदा मिलेगा। 7 साल से 10 साल में उसका पैसा वापस आएगा। पैसा कैसे वापस आएगा? 100% SGST का और इंटरेस्ट का 5%, ऐसे दोनों मिला के उसको पैसा वापस मिलेगा। और एक सिंपल लास्ट में एग्जांपल ले लेते हैं वापस से कि वो कैसे मिलेगा। समझो कोई D+ जोन में डालता है, 10 करोड़ का प्लान डाला है, तो उसको 60% वापस लेना है। तो 10 साल में उसको 6 करोड़ वापस मिलेगा। तो 60 लाख रुपया, एक साल में 60 लाख रुपया उसको वापस मिलेगा। ये 60 लाख रुपया उसको वापस लेना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? हर साल उसको SGST का और इंटरेस्ट का इतना अगर पेमेंट किया रहेगा, 60 लाख तक का अगर उतना पेमेंट किया रहेगा SGST और इंटरेस्ट का, तो उसको 60 लाख रुपया साल का वापस मिल जाएगा। अगर उसने कम किया है तो कम, लेकिन ज़्यादा किया है तो मैक्सिमम उसको 60 लाख तक पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, जो इंटरेस्ट और SGST उसको मिलेगा। उसके अलावा उसको एडिशनल क्या बेनिफिट मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का एग्जम्पशन, स्टैम्प ड्यूटी का वेवर और पावर टैरिफ का बेनिफिट, ये उसको दूसरा मिलेगा। और अगर कोई एक्सपांशन में है तो एक्सपांशन वाले को सिंपल ये एक्स्ट्रा और एडिशनल मिलेगा कि उसका कोई भी मशीनरी उसने लिया है तो 5% मशीनरी कॉस्ट का, 25 लाख मैक्सिमम। ISO सर्टिफिकेशन किया है तो उसका 75%, 1 लाख मैक्सिमम। क्लीनिंग का इक्विपमेंट लिया है 25%। फिर पैटर्न का रहेगा तो 75%। वाटर ऑडिट किया है तो 1 लाख तक का। एनर्जी का 2 लाख। रिसाइकल वाटर इक्विपमेंट रहेगा तो 5 लाख। एनर्जी का इक्विपमेंट रहेगा तो उसका 50%। तो ऐसा अलग अलग बेनिफिट उसको मिलेगा। तो ये सारा का सारा बेनिफिट आपको इजीली ये एक्सेल शीट में दिया गया है, वो हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अमाउंट पता चल जाएगा किस में कितना बेनिफिट है। तो वो क्लाइंट को अपन को एक पेज बना के मेल करना है, इसका PDF बना के आप मेल कर सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट निकाल के उसको भेज सकते हैं। और साथ में आपको डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट रहेगा वो आपको वेबसाइट पे से डाउनलोड करना है। वेबसाइट में ये जो अपना subsidyandloan.com है, सब्सिडी स्कीम का महाराष्ट्र में जाके डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन का लिस्ट है, उधर से आप डाउनलोड करके उसको दे सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आज का अपना PSI स्कीम और
वुमन एंटरप्रेन्योर स्कीम का अपन ने आज पूरा समझ लिया। अभी अपने को और दूसरे कल जो है अपने बाकी और 10 पॉलिसी और है कल, जो अलग अलग एरिया की अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग पॉलिसी है, वो सब पॉलिसी भी अपन कल समझेंगे। तो आज के लिए अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी या डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। अपन 5 मिनट 10 मिनट तक आपको कोई भी क्वेश्चन है तो उसके लिए अपन सेशन ओपन करते हैं। तो किसी को भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। इसका रिकॉर्डिंग भी आपको भेजा जाएगा, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, तो उसमें से आपको वो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। आप कभी भी आपके टाइम के हिसाब से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि आज आपको जो बताया वो फर्स्ट टाइम आपके लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना बरोबर है, लेकिन और आप एक बार दो बार ये सुनेंगे, देखेंगे, एक्चुअल आप अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। बाद में आप मास्टर हो जाएगा तो ये सब चीज़ का भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ओरली बोल पाएंगे, आपको एक्सेल शीट का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि कितना मेरे को सब्सिडी मिलेगा वो। तो ये लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज़ है, तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपको ये रिकॉर्डेड सेशन हम लोग भेजेंगे, तो वो आपको रिफ़र करना रहेगा, तो ही आपको ईजी रहेगा समझने में। अभी किसी को भी कुछ अगर डाउट हो या कुछ हो तो आप बता सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए प्रदीप जी। इसका जो मतलब स्टार्ट से लेके फर्स्ट लेटर जो सैंक्शन का मिलता है, ये साइकिल का जनरली टाइम पीरियड कितना होता है? 4 महीने तक, 3 से 4 महीना रहता है जनरली। इसमें कैसा है, अपना कितना फॉलोअप फास्ट करेंगे और ऑफिसर को कितना फास्ट बताएंगे, डिटेल देंगे, तो उतना फास्ट काम होता है। तो एक इस जनरल बीच में मतलब ये जो टाइम में है, तो इस समय इस बीच में अपने को क्लाइंट से कुछ पैसे वगैरह मिलेंगे नहीं, करेक्ट? हाँ दैट इज द टाइम, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है अपना। हाँ यस। उसमें मतलब कैसे आता है, अपने को कितना अमाउंट का प्रोजेक्ट है ना, वो हिसाब से हम आपको कल बताएंगे कि हाँ हाँ। अपने को कैसे क्या कैसे क्लाइंट से बताना है, क्या कैसे फीस चार्ज करेंगे और उनका कितना अपने को कैसे पैसा लेना है, सब आपको बताएंगे। क्योंकि इसमें ऐसा ओके। नहीं कि एकदम अपना पूरा टाइम चला जाएगा। हाँ नहीं, क्योंकि वो 4 महीने का टाइम थोड़ा लंबा होता है, हाँ इसके हाँ, समझ नहीं रहा था। इसमें मतलब उसमें भी एक्टिविटी बहुत सारे होते हैं, उसमें स्टेजेस होते हैं, तो ओके। स्टेज वाइज अपने को पैसा लेना है। अपने को ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ठीक है। ऐसे आया और पैसा ठीक है। लेना है। तो ओके। हाँ, अपना भी नहीं चलेगा, उसका भी नहीं चलेगा। वही वही मैं देख रहा था, मैंने कहा इसमें बहुत लंबा हो रहा है। नहीं ठीक है, बराबर। नो प्रॉब्लम। ओके। यस। थैंक यू।